अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामेईन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। जिंदगी कभी कभी चूड़ियों से आती उस आवाज़ की तरह महसूस होती है जो एक दूसरे से झिलमिलाकर खनकती हैं, और उस खनक से एक सांस सा पैदा होता है, एक आवाज सी पैदा होती है। लेकिन जब ये चूड़ियां टूट जाती हैं तो उस साज में, उस आवाज में वहशत सी महसूस होने लगती है, और ये वहशत कलाई से लेकर दिल तक को लहूलुहान कर देती है। तपती धूप में वो सड़क की एक साइड पर मौजूद घने से दरख्त की छांव में अपना आप समेटे बैठे थे। सुरमई रंग की साड़ी पहने और साड़ी के पल्लू से अपना सर ढांपे, यहां तक कि अपना आधा चेहरा उस पल्लू से छुपाए, जैसे आंखें किसी के इंतजार में बिछा कर बैठी थी। वो आंखें जिनमें काजल भर भर कर लगाया गया था, गंदमी रंगत और पुरकशिश नैन नक्श धूप में चमक रहे थे। चूड़ियों से भरी टोकरी सामने पड़ी थी, जिसमें मुख्तलिफ रंग की कांच की चूड़ियां धूप की रोशनी में चमचमा रही थी। रानी, कोई आया चूड़ियां खरीदने, या तब से तू ऐसे ही गर्मी में खुद को जला रही है? रानी ने एक नजर ऊपर देखा, जहां उसकी सहेली हाथ में चूड़ियों की टोकरी लिए खड़ी थी। सलमा, वो नहीं आया जिसका इंतजार है। रानी की नजरों में उदासी थी। तू बावली हो गई है रानी। पूरे एक हफ्ते तू उस सांप का इंतजार करती रहती, जिसका दिल करे तो हफ्ते में एक चक्कर लगा लेता है, दिल ना करे तो हफ्तों हफ्तों आता ही नहीं है। सलमा ने अफसोस से अपनी सहेली को देखा। उसकी बेगम को मेरी चूड़ियां बहुत पसंद हैं सलमा, इसलिए मुझे यकीन है साहब आज भी जरूर आएगा। वो अपनी बेगम से बड़ी मोहब्बत करता है, तुझे पता है? वो उसे प्यार से साहिबा कहता है। रानी के लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान रक्स कर रही थी। मुझे समझ नहीं आती, एक तो तू सांप को दिल ही दिल में पसंद करती है, और दूसरी तरफ तू उसकी बेगम का नाम इतने प्यार से लेती है। तुझे थोड़ी सी भी जलन नहीं होती जब साहब अपनी बेगम को हर हफ्ते यहां चूड़ियां दिलाने लेकर आता है, और तेरी आंखों के सामने उसकी कलाइयों में चूड़ियां पहनाता है? ले भला, जलन क्यों होगी मुझे? माना कि मैं साहब को पसंद करती हूं, मगर उस पर हक तो उसकी बीवी का है ना। मैं जल जल के क्यों किसी का हक मारूं? किसी को पसंद करने का मतलब ये तो नहीं होता कि उसकी पसंद से हसद करने लग जाओ। अच्छा, फर्ज कर, अगर किसी दिन साहब को पता चल जाए कि तू उसे पसंद करती है, फिर मर जाऊंगी, मगर कभी इस एहसास को जाहिर नहीं होने दूंगी। वो उदासी से मुस्कुराए। तू कभी कभी मुझे दीवानी लगती है। चल तू कर इंतजार अपने साहब जी का, जिसके पिछले 10 दिनों की तरह आज भी मुझे आने का कोई इम्कान नहीं लग रहे। मैं चली ये साथ वाली गली में, शायद वहां कुछ चूड़ियां बिक जाएं। इतना कहते सलमा वहां से चली गई, जबकि रानी उदास सी वहीं बैठी रही। पता नहीं
इतने दिनों से साहब और बेगम क्यों नहीं आ रहे? सब खैर होवे, बेइख्तियार उसने सोचा। और आखिरकार 15 दिनों बाद रानी का इंतजार खत्म हो ही गया। आज आसमान पर बारिश का मौसम छाया हुआ था। यूं महसूस हो रहा था कि कुछ ही देर में बारिश बरसने लग जाएगी और बहुत बरसेगी। वो भी यही सब सोचते अपनी टोकरी उठाए सलमा को बुलाने के लिए जाने ही लगी थी, जो कि दूसरी गली में चूड़ियां लगाए बैठी थी, जब उसे काले रंग की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी होती दिखाई थी। उस गाड़ी की आवाज को तो वो आंखें बंद करके भी पहचान सकती थी। गाड़ी अब रुक चुकी थी और उसी जगह एक लम्हे रानी और रानी की पूरी दुनिया भी रुक चुकी थी। क्या बादल, क्या बारिश, किसी चीज की कोई होश नहीं रही। वो यकटक सी गाड़ी से बाहर निकलते उस आदमी को देखने लगी, जो रानी पर नजर डालता उसके करीब आ रहा था। मगर ये क्या, आज वो अकेला था। बेगम साहिबा उसके साथ नहीं थी। रानी ने बेइख्तियार सोचा। उसके करीब आता वो वहीं रानी से थोड़ा सा दूर उस दरख्त के साए में बैठ गया। रानी भी अपनी जगह पर बैठ चुकी थी और अब अपने साहिब को गौर से देख रही थी, जो कोई बात नहीं कर रहा था, बस उदास सा बैठा हुआ था। साहब, आज किस रंग की चूड़ियां दिखाऊं? तवील खामोशी को रानी ने तोड़ा। उसकी आवाज पर वो यकदम चौंका। किस रंग की चूड़ियां देखूं? मेरे लिए तो अब कोई रंग बाकी ही नहीं रहा, उसने उदासी से कहा। उसकी उदासी भरी आवाज सुनकर रानी यकदम बेचैन हो गई। क्या हुआ है साहब? आप ठीक तो हो? बेगम साहिबा नहीं आई आज। वो अब कभी नहीं आएगी। वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। उसने मुझे धोखा दिया। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? फिर क्यों उसे मुझसे बेहतर की तलाश थी, जिसके मिलते ही उसने मुझे अपने शौहर को छोड़ दिया। और मैं जब से वो मुझे छोड़कर गई है, उसकी याद में हर उस जगह भटक रहा हूं जहां जहां इन चंद सालों में उसके साथ गया था। और बस यही वजह है मैं यहां भी चला आया। रानी बहुत गौर से उनको सुन रही थी और हैरान हो रही थी कि बेगम साहिबा ऐसा कैसे कर सकती हैं। वो कैसे इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर को छोड़ सकती हैं। वो जितना हैरान होती कम था। बहरहाल साहिब की हालत देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। अल्लाह आपको सब्र दे साहब, वो बोली भी तो बस इतना। क्या बोलती, कुछ था ही नहीं कहने को। तुम जानती हो, कुछ महीनों बाद वो उस लड़के से शादी कर लेगी। मैं उसको कैसे किसी और का होते देख सकूंगा? क्या बेगम उस आदमी से मोहब्बत करती थी? जाने क्या सोचते उसने पूछा। मुझे लगता था कि वक्त के साथ साथ मोहब्बत का जख्म उसकी जिंदगी में भर जाएगा। 3 साल पहले जमाल का एक्सीडेंट हुआ था। जमाल मेरा दोस्त था और रुखसार जमाल से मोहब्बत करती थी। उसकी शादी भी होने वाली थी कि जमाल का शादी से 1 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया
और वो कोमा में चला गया। उसके होश में आने की उम्मीद बहुत कम थी। डॉक्टर्स का कहना था कि सारी जिंदगी भी लग सकती है। रुखसार के घर वालों ने कुछ और महीने इंतजार किया, मगर जमाल को होश ना आया और आखिरकार उन्होंने रुखसार की शादी मुझसे कर दी। मैं रुखसार का खालाजाद था और कहीं ना कहीं मैं भी उसे मोहब्बत करता था। वो शादी के लिए रजामंद नहीं थे, मगर जबरदस्ती हमारी शादी हो गई। मुझे लगा था कि मैं अपनी मोहब्बत से उसे समेट लूंगा। मैंने उसे बहुत मोहब्बत थी, मगर कुछ महीने पहले जमाल को होश आ गया और बस सब खत्म हो गया। अब के उसकी आवाज में नमी थी। साहब, क्या आप बेगम साहिबा से मोहब्बत करते थे? था नहीं, हूं। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इतनी कि मैं बता नहीं सकता। बेइख्तियार रानी ने एक तकलीफ दे सांस खारिज की। मोहब्बत में कैद तो नहीं किया जा सकता ना साहब। वजूद आपके पास हो सकता है, दिल तो नहीं ना। मोहब्बत में क्या पाना, क्या खोना, क्या मेरा, क्या तुम्हारा, ये सब कहाँ देखा जाता है। बस जहां महबूब खुश, वहां आप खुश। बेगम साहिबा, आपके पास अमानत थी, अब नहीं है। उदास मत हो, मुश्किल है, मगर उनकी खुशी को देखे। खुशी देखिए, तभी तो जाने दिया। जाने दिया है तो खुद को मलाल में ना रखें। जानती हूं, पाकर खोना तकलीफ दे होता है, मगर ये तकलीफ उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं ना। तुम इतनी गहरी बातें कैसे कर लेते हो? पहली बार साहब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको मुखातिब किया था। अभी वो मजीद कुछ कहती कि सलमा भागी हुई उसके पास आए, मगर सामने साहब को बैठा देखकर उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। रानी! सलमा के पुकारने पर रानी और साहब दोनों ने उसे देखा। क्या हुआ सलमा? मुझे कुछ नहीं हुआ। वो देख, बारिश शुरू होने वाली है। चल घर चलें, शाम हो गई है। ओह, मैं वक्त भूल गई थी। वो बौखलाते हुए उठे। वो तो तुझे भूलना ही था, बगौर उसने साहब को देखते हुए कहा। अच्छा साहब, मैं चलती हूं। इतना कहकर रानी आगे बढ़ने लगी, जब उसके अकब से आती आवाज पर गोया उसका दिल थम ही गया था। रानी? अपना नाम उसके मुंह से सुनकर रानी को एक पल को वो वाकई किसी सल्तनत की रानी लगने लगी थी। वो वहीं रुक गई, मगर मुड़ी नहीं। मुझे सुनने का शुक्रिया, मुझे समझाने का शुक्रिया। रानी को उसके दिल की धड़कनें कानों में महसूस हो रही थी। सलमा भी हैरान सी खड़ी दोनों को देख रही थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, वो मुड़े बगैर अटक अटक कर बोली। क्या मैं कल भी तुम्हें अपनी सुनाने आ सकता हूं? क्या तुम मुझे सुन लोगे? ये वक्त नहीं कट रहा रानी। मुझे अपने वक्त से कुछ वक्त उधार दे सकती हो? वो सुन हो चुके थे।
हाथ पांव जैसे कांपने लग गए थे। हाथों में पकड़ी चूड़ियों की टोकरी जैसे गिरने को थे। साहब, आप आ सकते हैं। इतना कहकर वो रुकी नहीं, बल्कि तेज तेज कदम बढ़ाती वहां से चली गई। सलमा भी उसके पीछे पीछे तेजी से निकल गई। छोटे से उस 2 कमरों के कच्चे घर के एक कच्चे से कमरे में चारपाई पर बालों को खुला छोड़े वो किसी गहरी सोच को सोच रही थी। लफ्जों में उलझी वो मुस्कुरा रही थी। वो बैक वक्त उदास भी थे और मुस्कुरा भी रही थी। क्या सोची जा रही है रानी? अभी वो मजीद कुछ सोचती कि सलमा ने अंदर आकर उससे पूछा। सोच रही हूं सलमा, खुश हो या परेशान? रानी ने बेगम के हवाले से सारी बात रास्ते में ही सलमा को बता दी थी। खुश हो जा रानी, शायद तेरी मोहब्बत तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही हो। साहब को फरार चाहिए। वो चाहते हैं वो बेगम की हर बात मुझसे करें, क्योंकि मैं उनको सुनती हूं। वो बस अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं। उनका दिल हल्का करते करते तेरा दिल ना भारी हो जाए रानी, मगर शायद उसके दिल में तेरे लिए एहसास पैदा हो जाए। मेरी नादान सहेली, मेरा नाम रानी है। मैं कभी भी उनके दिल की साहिबा नहीं बन सकती। तो फिर मत सुन उसको, मत कर उसका दिल हल्का। वो अपने दिल का सारा बोझ उतार कर तेरे दिल पर फेंक देगा रानी, और मैं खुशी खुशी उसके दिल का बोझ अपने दिल पर ले लूंगी। सलमा मोहब्बत सिला तो नहीं मांगती और ना ही बदला। अच्छा खाना खा ले, चची ने बताया तूने खाना ही नहीं खाया। अभी तक दिल लगी में भूख को क्यों मार रही है, अहमक कहीं की। इतना कहते सलमा बाहर चली गई और वो भी अपने खुले बालों को समेटती बाहर निकल गई। पेट को भूख लगी थी या नहीं उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि दिल को फिलहाल मोहब्बत लग चुकी थी। वक्त मुसलसल गुजरता ही गया और साहब उसके पास आकर कुछ वक्त बैठने लगा। वो रुखसार की बातें रानी से किया करता था, बगैर ये सोचे कि रानी उसके लिए क्या एहसास रखती है। और एक रानी थी जो चुपचाप फर्ज समझकर साहब की सारी बातें सुन लिया करती थी। रानी, तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? एक दिन रोजमर्रा की तरह साहब और वो बातें कर रहे थे। जब साहब ने उससे पूछा, रानी एकदम बौखला गई और नजरें चुराने लगे। वो कैसे बताती वो सब जो उसके दिल में था? वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उन बातों की भिनक भी साहब पर पड़े। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? मेरा काम आपको सुनना है साहब जी, अपनी सुनाना नहीं। फिर भी किसी से कभी हुई नहीं। आपको क्या लगता है? शायद तुम्हारे ही तबके में से किसी से हुई हो मोहब्बत। तुम्हारा कोई खाला चचाजाद शायद तुम्हारी तरह चूड़ियां बेच दो या गजरे। उसे यकदम साहब के लफ्जों में अपनी औकात नजर आने लगे, वो जो कभी भूली ही नहीं थी, मगर बेख्तियार शिद्दत से याद आने लगे। साहब कहकर आगे बढ़ गया था, मगर वो पीछे बस यही सोचती रही कि वो क्या थी साहब के लिए।
कोई दिल हल्का करने का सामान, और इतना बोझ जो उसने साहब के दिल का उठा लिया था, वो किस खाते में जाना था? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? और तू चुप रही। घर आकर रानी ने सारी बात सलमा को बता दी, और अब सलमा का गुस्से से बुरा हाल था। मैं क्या बोलती सलमा, वो शायद ठीक कह रहे थे। हमें मोहब्बत करने का हक बस अपनी औकात के लोगों में से है, और उनको वक्त गुजारी का हक है, मगर हम जैसे लोगों से मोहब्बत करने का नहीं। वो बड़े लोग हैं सलमा। क्या मतलब बड़े लोग हैं? वो अपनी मोहब्बत का गम अपना दिल बहलाकर हल्का कर सकते हैं, और तू जो रोज पहले उसके मुंह से उसकी साबका बीवी का नाम सुनकर अजियत में मुब्तला रहती है, और फिर उसकी ये जली कटी बातें, तेरे दिल का क्या रानी? तू भी उसकी तरह इंसान है ना? मैं सलमा, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं हर जली कटी हंस के सुन सकती हूं। बस डर है किसी दिन उनका सारा दिल हल्का ना हो जाए, और ये ना हो वो आना बंद कर दे। सलमा, मुझे मोहब्बत का छुपा लेना मंजूर है, मगर उनकी जुदाई नहीं। मुझे उनकी आदत हो गई है। यकदम वो रोने लगी, जिस पर सलमा परेशान हो गई। बेख्तियार उसने रानी को खुद से लगा लिया। अब उसे ही कुछ करना था। वो दिल में अगला लाहे अमल तैयार करने लगे। कल रानी के पहुंचने से पहले सलमा उसकी जगह पहुंच जाए, जहां साहब रानी का मुंतजिर था। कैसे हैं साहब? मैं ठीक हूं सलमा। रानी कहाँ है? उसे देर हो जाएगी आज। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सलमा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। हाँ कहो। क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ रानी आपके लिए फीलिंग्स रखती है, आपसे मोहब्बत करती है? और बस एक एक करके सलमा साहब को रानी के दिल की हर बात बताती चली गई, ये जाने बगैर कि उसकी अपनी तरफ से करने वाली नेकी उसकी और रानी दोनों के गले में पड़ने वाली है। सारी बातें साहब को बताकर वो तेज तेज रानी के आने से पहले वहां से चली गई, जबकि साहब वहीं हैरत का मुजस्मा बना खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद रानी को वो उसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ मिला, मगर आज वो खोया हुआ था। कैसे हो साहब? माजरत, आने में देर हो गई। इतना कहते वो उसके करीब बैठने लगे, जब एक झटके से साहब उठा। तुम्हें मैं क्या समझता था रानी, और तुम क्या निकले? वो एकदम इतने गुस्से से बोला कि रानी बौखला गई। मुझे लगता था तुम मुझे बगैर किसी गर्ज के सुनती रहती हो, मगर नहीं, तुम्हारी भी गर्ज थे। तुमने सोचा होगा बीवी तो इसको छोड़ गई है, शिकार आसान है, क्यों ना मैं फांस लूं। कितनी मतलबी निकले तुम। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करने के काबिल हो? हाँ, और अपने लेवल के किसी मर्द को ढूंढो। मुझ पर तुम्हारा ये दांव नहीं चलने वाला। साहब, ये सब झूठ है। मैं ऐसी नहीं हूं। ये किसने कहा? रानी का वो हाल था जैसे किसी ने हल्क में हाथ डालकर सांस निकाल दिया हो। वो एकदम पूरी पीली पड़ चुकी थी। बस कर दो ये ड्रामा। मैं ही पागल था जो फरार पाने के लिए तुम्हारा सहारा लिया। तुम जैसी औरतें चालबाज ही होती हैं। मैं जा रहा हूं। एक ठोकर से उसने पास पड़ी रानी की चूड़ियों वाली टोकरी को गिरा दिया। चूड़ियां जमीन पर बिखर गई, बिल्कुल रानी के एहसासात और दिल की तरह। चूड़ियों की खनकती आवाज ने रानी की पूरी दुनिया को हिला दिया था।
वो खौफ के मारे वहां से गुस्से की हालत में जाते साहब को देखने लगे। होंठ बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। वो रोकना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, मगर साहब ने उसको पल में 2 कौड़ी का कर दिया था। और बस उसी एक लम्हे वो होशो हवास से बेगाना होकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गई। आज 5वां दिन था जब रानी की हालत संभलने में ही नहीं आ रही थी। वो तेज बुखार में तपती हुई ज्यादातर बेहोश ही रहते थे। सलमा और रानी के बाकी घर वाले बेहद परेशान थे। रानी, तू ठीक हो जाएगी। मैं आज शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाने जा रही हूं। वो आकर तुझे देख लेगा। तू ठीक हो जाएगी मेरी दोस्त, मेरी बहन। और मुझे माफ कर दे, मैंने उस कमजोर घटिया इंसान की उस इंसान के सामने तेरे कीमती दिल का हाल बयान कर दिया और उस मतलब परस्त आदमी ने तेरा ये हाल कर दिया। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सलमा बाकायदा रो रही थी। रानी नीम बेहोशी की हालत में हल्का सा मुस्कुराए। बुखार था कि दिन ब दिन और बढ़ रहा था। अब कि सलमा वहां से चली गई, कुछ ही देर बाद उस छोटे से घर में एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई। एक साहब शहर से उनके घर रानी से मिलने आए थे। रानी की मां को लगा शायद ये कोई डॉक्टर है। उसने साहब को रानी के कमरे का रास्ता दिखाया। वो शिकस्ता से कदमों से चलता रानी की मां के हमरा उसके कमरे में आया, जहां वो होशो हवास से बेगाना खुले बालों के साथ चारपाई पर लेटी बुखार में तप रही थी। देखो डॉक्टर जी, पिछले 5 दिनों से ये बुखार में तप रही है। इसको कोई दवा दो, ये ठीक हो जाए। मैं बड़ी परेशान हूं। खाला, आप मेरे लिए चाय बना दो, मैं इसको देख लेता हूं। इतना कहते वो रानी की तरफ देखने लगा। वो आज उसे पहली बार खुले बालों में देख रहा था। उस दिन के बाद घर जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने रानी के साथ कितना गलत किया था। उसी दिन उसे एक और बात आश्कार हुई कि शायद वो भी कहीं ना कहीं रानी से उनसियत रखने लगा था। वो बेचैन हो गया था और चैन लेने रानी के पास आया था, मगर आज वो वहां उसकी मुंतजिर नहीं थे। लोगों से पूछता वो उसके घर तक आ गया था और अब रानी को इस हाल में देखकर उसका दिल कट रहा था। रानी, हल्की सी आवाज में साहब ने पुकारा। ये पुकार थी या क्या था? रानी की आंखें नीम बेहोशी की हालत में खुलने लगी। साहब, उसने धीरे से होंठ हिलाए। मुझे माफ कर दो रानी, मैं बहुत घटिया हूं। मैं वो सब तुमसे कह गया, मगर अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे लिए तुम कितनी जरूरी हो। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। बेइख्तियार साहब रानी का बुखार में जलता हुआ हाथ पकड़कर बोला। सलमा भी उतनी देर में आ चुकी थी और कमरे का मंजर देखकर मानो वो गुस्से से बिफर गए, मगर रानी को मुस्कुराता देखकर खामोश हो गई। फिलहाल वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। सलमा, वो चूड़ियों का डब्बा ला, अटकते हुए उसने कहा और चूड़ियों की जानिब इशारा किया। सलमा ने हैरानी से देखा और चूड़ियां उसके पास ले आए। साहब, इनमें से अपनी पसंद का रंग मुझे पहना दो। साहब ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए
उस डब्बे से सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां निकालकर धीरे से उसके हाथ में पहना दी। एक खनक की आवाज पैदा हुई। आज चूड़ियों की खनक में दिल जोड़ने की आवाज थी। मैं गलत नहीं थी, गलत नहीं थी साहब, मैंने आपको माफ किया। उसने एक लंबी सी सांस ली। साहब, मैंने आपसे मोहब्बत नहीं, इश्क किया है, मगर कभी साथ की ख्वाहिश नहीं की थी। मैं जानती थी आप सोना हो। और उसका सांस एकदम उखड़ा। और मैं कुछ भी नहीं। वो एकदम गहरे तेज सांस लेने लगे। उसका तनफ्फुस बिगड़ने लगा। सलमा भागी हुई उसके पास आई। साहब ने भी परेशानी में जोर जोर से उसका हाथ मलना शुरू कर दिया, मगर अगले ही पल सब कुछ जैसे थम गया। वो सुर्ख चूड़ियों से सजा बुखार में तपता हाथ साहब के हाथ से छूट गया था। वो सुर्ख कांच की चूड़ियां एक दूसरे से झिल मिलाकर खनकी और बस फिर एक मौत का सनसनाटा छा गया। रानी, उसका इश्क और सब अजियतें आज तमाम हो गई। रानी, प्लीज ऐसा नहीं करो, इतनी बड़ी सजा ना दो। रुखसार के बगैर जीना छोड़ दिया था, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। उठो रानी, एक बार। साहब की आंखों से बेख्तियार आंसू रवां हो गए। पास बैठी सुन हुई सलमा जैसे यकदम होश में आए। अब क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ, रानी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसको अपने लफ्जों का जहर पिलाया था। अब तो बस वजूद बाकी था, वो भी अब नहीं रहा। क्यों मैंने अपनी दोस्त के कीमती दिल के जज्बात तुम जैसे कम ज़र्फ को बताए? क्यों? वो कहा करती थी जिस दिन उसके दिल का हाल तुम्हें पता चला वो मर जाएगी। देखो, आज वो मर गई है। तुम्हारे लफ्जों ने मार दिया मेरी दोस्त को, जिसने तुमसे मोहब्बत की थी, वो भी खामोश मोहब्बत। कुछ नहीं मांगा था तुमसे, बल्कि उल्टा तुम्हें दिया था। सलमा चीख रही थी, जबकि साहब रानी की चारपाई के पास बैठा बेआवाज सिसकियां बहा रहा था और उसकी हथेली पर उन सुर्ख चूड़ियों को देख रहा था जो कुछ देर पहले उसने अपने हाथों से पहनाई थी। कुछ सोचते उसने वो चूड़ियां उतारना शुरू कर दी। अपनी जेब से रुमाल निकालकर चूड़ियों को उसमें रखा और एक गहरी नजर रानी पर डालकर बाहर निकलने लगा। मगर निकलते निकलते सलमा को देखा जो रो रो के हलकान हो रही थी। तुम भी पछताना सलमा, क्योंकि तुमने जो जहर और गलत बयानी मेरे कानों में उगली थी, मैंने वही रानी के सामने उगली। असल मुजरिम तो तुम हो, जिसने इस खामोश मोहब्बत से हसद किया और मुझे रानी की वो तस्वीर दिखाई जो थी ही नहीं। मुझे बताया कि रानी पैसों की लालची है। अपने धोखे की आग में जलना तुम्हें मुबारक हो। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। अब उसे बाकी की जिंदगी उन सुर्ख चूड़ियों के साथ गुजारनी थी। और सलमा अपनी दोस्त का बेजान वजूद देखकर अपना सीना पीटने लगे। उसे अब उस अनदेखी तकलीफ की आग में जलना था। दोस्तों, ये थी एक चूड़ियां बेचने वाली की खामोश मोहब्बत। उम्मीद करती हूं इस कहानी को सुनकर
आप सभी ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मज़ीद अच्छा काम करने का हौसला मिले। आप सब कहानियाँ कहाँ से सुनते हैं? अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें ताकि आने वाली हर वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। आज का स्पेशल थैंक्स मिस समरीन का, जिनका ताल्लुक नवाब शाह पाकिस्तान से है, मिस्टर बिलावल का, जो कि सिंध पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मिस्टर मीसम रज़ा का, जिनका ताल्लुक इराक से है, मिस सदफ का, जो कि हैदराबाद पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। कहानियों को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि किस कहानी से किसको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल जाए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी मुझे देने के लिए मोटिवेशन होती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।